आपको समझ में आएगा कि यहाँ बताया कुछ और जा रहा था और एक्चुअल में ऑन पेपर कराया कुछ और जा रहा था। सांप्रदायिकता के नाम पर किसी एक धर्म को जहां प्रमोट किया जा रहा था, वहीं बाकी के बहुसंख्यकों को किस तरह से दबाया गया था, ये सारी बातें इस एक्ट में पूरी की पूरी देखने को मिलती है। इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्ट के सेक्शन 40 में यह कहा गया कि जब भी वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करेगा तो उस दावे को सच साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के दावे को झूठा साबित करने की जिम्मेदारी उसके उस जमीन के मालिक की है। यानी ये सीधे सीधे दोस्तों अनलिमिटेड पावर को देना हुआ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बोर्ड को। अब भारत में तो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही हैं, ये बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर भरा कितने दिन ही लगाएंगे। एक तरफ विशाल मजबूत वक्फ बोर्ड खड़ा है जिसकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, दूसरी तरफ आम आदमी बेचारा जिसकी बीघे 2 बीघे की जमीन है, वो उसके पीछे कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। और जहां कोर्ट भी उनकी, मुवक्किल भी उनके, न्यायाधीश भी उनके, तो भला आम आदमी कहां जाएगा। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स कलेक्शन नहीं करेगी, अपने पैसे नहीं खर्च करेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वक्फ के नाम पर एक ऐसा कानून लाया गया था जिसमें काम करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, जिनको पेमेंट हमारे और आपके टैक्स के पैसे से दी जाती है। तो अगर लीगली देखें तो ये पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ही हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2024 की यह खबर तो आपको याद ही होगी। तमिलनाडु के तिरुचि जिले का एक किसान जिसका नाम राजगोपाल था, जब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचता है तो एक उसे शॉकिंग फैक्ट्स रजिस्ट्रार के द्वारा बताए जाते हैं। रजिस्ट्रार उससे कहता है कि जिस जमीन को आप बेचने आए हैं दरअसल ये आपकी है ही नहीं, ये जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की हो चुकी है और अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको एनओसी लानी होगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड से। इस बात से हैरान ये रामगोपाल नाम का किसान जब और जानकारी जुटाता है तो पता चलता है दरअसल उसका पूरा का पूरा गांव अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो चुकी है। इनफैक्ट इसको जब राजगोपाल पूरे गांव में जाकर के गांव वासियों को बताता है तो अब पूरा का पूरा गांव तमिलनाडु के इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये पूरा का पूरा गांव प्रोटेस्ट करता है कि ये गांव हमारा है, यहाँ की जमीन हमारी है। यहाँ वक्फ या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का पिछले सैकड़ों हजारों साल से कोई भी संबंध नहीं है, तो भला ये जमीन उनकी कैसे हो गई। आपको बता दें इस गांव में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है जिसे वक्फ बोर्ड अब दावा कर रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्या हिंदुओं का गांव किसी मुस्लिम संस्था की संपत्ति हो सकता है? तो फिर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति कैसे घोषित कर दिया? ये बातें जब मीडिया में आती हैं तो कंट्रोवर्सी बढ़ने लगती है। दोस्तों ये पहला मामला नहीं था जब वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोका था। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक सिख मंदिर यानी एक सिख गुरुद्वारे पर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी को रखा और इस सिख गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। इमेजिन कीजिए तमिलनाडु के उन गांव वासियों की सिचुएशन को जब वो सुबह उठते हैं और देखते हैं कि दरअसल इस जमीन पर उन्होंने बड़ी मेहनत से दिन रात कमाई करके एक सपनों का घर बनाया था, बड़ी मेहनत से वहां पर एक मकान खड़ा किया था, एक बिजनेस खड़ा किया था, एक दुकान खड़ी की थी। दरअसल ये जमीन अब उनकी है ही नहीं, जबकि उन्होंने ना तो अपनी जमीन को कभी कुछ बेचा, कहीं पर दिया किसी को, ना दान दिया, ना डोनेट किया, लेकिन फिर भी उनको ये जमीन खाली करने का आदेश दे दिया जाता है। और इन सबका जिम्मेदार होता है ये वक्फ एक्ट जो साल 1954 में पारित कराया गया था भारत सरकार द्वारा। दोस्तों क्या है वक्फ बोर्ड और ऐसी कौन सी इसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं ये जो बड़े बड़े गांवों को तेजी से ग्रैब करता जा रहा है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखें तो आर्मी और रेलवे के बाद भारत में तीसरी नंबर पर यह वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। एक ऐसा बोर्ड जिसे यह कहकर बनाया गया था कि दरअसल ये इस्लामिक कायदे कानूनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को अपने मन से दान करना चाहता है तो दे सकता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इस एक्ट को बनाया गया था। धीरे धीरे इस एक्ट में इतनी पावर आ चुकी थी कि अब ये बिना किसी से परमिशन के, बिना किसी खरीद फरोख्त के ही दूसरों की जमीन पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है। दोस्तों क्या है इस वक्फ एक्ट की सच्चाई? साल 2024 में वक्फ अधिनियम को अमेंडमेंट करने के लिए सरकार ने एक नया एक्ट पारित कराने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। आइए समझते हैं इस वक्फ एक्ट के पूरे इतिहास को। मैं आपको बताऊंगा आज के हजारों साल पहले से कि आखिर में वक्फ अधिनियम की शुरुआत कहां से हुई और आखिर जो ये वर्ड वक्फ है ये पहली बार
आया कहां से भारत में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आपकी आंखों को जरूर खोल देगा दोस्तों। इसमें मैं एक्सपोज करूंगा कि किस तरह से सेकुलरिज्म का सहारा लेते हुए वक्फ एक्ट 1954 लाया गया। 1995 में उसको अमेंड करके एक नया वक्फ कानून लिया गया जहां पर अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई किसी एक रिलीजन के थॉट प्रोसेस को, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किस तरह से बाकियों के अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई। यहां मैं बात सिर्फ हिंदू मुसलमान के कंट्रोवर्सी फैक्ट्स को नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा दोस्तों किस तरह से सिख धर्म को, उसके अधिकारों को एक तरफ दबा दिया गया, किस तरह से जैन की कोई बात ही देश में नहीं की गई, किस तरह से बौद्धिस्टों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं सोचा गया और एक एक्ट लाया गया जो किसी एक रिलीजन को इतने पावर्स, अनलिमिटेड अनकंडीशनल पावर्स देता रहा और भारत के किसानों को, भारत की आम जनता को इस मोड़ पर आकर खड़ा कर दिया है कि उनके पूरे गांव पर अब ये वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अब वो किसी कोर्ट तक में इसका चैलेंज भी नहीं कर पा रहे थे। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। और ये जो वाक़ई बोर्ड ने फर्जी बयान देके बहुत काम किया, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों दरअसल वक्फ एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम पर मानव कल्याण के लिए देना। इसकी मीनिंग तो बड़ी सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे कैसे इस मीनिंग को डिफेम करने की कोशिश की गई, अलग अलग एक्ट ला करके एक सुपर पावर प्रदान की गई, आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। भारत में पहली बार वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से होती है जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मुइज्जुद्दीन शैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांवों को दान दे दिया था। दरअसल उसने डोनेट किया था 2 गांवों को मस्जिद बनाने के लिए और यहीं से पहली बार अगर कहीं उल्लेख मिलता है भारत में वक्फ का, यानी किसी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पस के लिए दान देने का, तो वो यही इंसिडेंट था। धीरे धीरे समय बीतता है और भारत में अंग्रेजों का शासन आता है। दोस्तों साल 1923 में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में एक्ट एक लाया जो मुसलमानों के इस डोनेशन को एक फ्रेम कर रहा था, एक लीगल अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था और इसी एक्ट का नाम था मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923। बेसिकली इस एक्ट का पर्पस ही यही था कि मुसलमान जो भी प्रॉपर्टीज अपनी डोनेट कर रहे हैं वक्फ के नाम पर, उसकी सही अकाउंटेबिलिटी हो और जिस पर्पस के लिए वो दान कर रहे हैं उस पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए, उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और जब देश आजाद होता है साल 1947 में, तब से लेकर 1954 तक यानी लगभग 7 साल तक यही एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था मुसलमानों के लिए, यही एक्ट हमारे देश में कंटिन्यू रहता है। और साल 1954 में पहली बार आजाद भारत में मुसलमानों के लिए एक नया एक्ट लाया जाता है और इसे ही वक्फ एक्ट 1954 बोलते हैं। दरअसल इस एक्ट में प्रोविजन किए गए कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए। अब जरा इस वक्फ बोर्ड के इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझते हैं। वक्फ बोर्ड कोई एक संस्था नहीं है, बल्कि अलग अलग स्टेट में एक एक बोर्ड होगा जिसे उस स्टेट का वक्फ बोर्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड है जिसे उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड कहते हैं। ऐसे ही हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम जैसे तमाम राज्यों में एक एक वक्फ बोर्ड बने हुए हैं जिसे स्टेट वक्फ बोर्ड कहते हैं और इन सब बोर्ड्स के डेटा को एक जगह से सेंट्रलाइजली कंट्रोल किया जाता है और उसे ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट साल 1954 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया एक्ट लाती है वक्फ कानून के लिए, तब स्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स कलेक्शन नहीं करेगी, अपने पैसे नहीं खर्च करेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वक्फ के नाम पर एक ऐसा कानून लाया गया था जिसमें काम करने वाले लोग पब्लिक सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, जिनको पेमेंट हमारे और आपके टैक्स के पैसे से दी जाती है। यहाँ कई गजेटेड ऑफिसर की एक कमेटी बनेगी जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, ये मजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर होंगे। इनकी पेमेंट का खर्चा कौन देगा? दोस्तों इन पब्लिक सर्वेंट्स की पेमेंट जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही तो दी जाती है और हम वक्फ में नहीं विश्वास करते हैं, तो फिर ऐसे में हम क्यों हमारे टैक्स के पैसे से पलने बढ़ने वाले इन पब्लिक सर्वेंट को वहां वक्फ काउंसिल में लगाया गया? ये सवाल पूरा देश आज पूछ रहा है दोस्तों। तो अगर लीगली देखें तो ये पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ही हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अब देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल बनता जा रहा था। हिंदू मुस्लिम के बीच अलग अलग जगह पर दंगे देखने को मिलते थे और स्पेशली बार बार बाबरी मस्जिद को भी ये कोट किया जा रहा था कि यहाँ पर राम मंदिर था। इस बात पर दोनों धर्मों के बीच में आए दिन तनाव देखने को मिल रहा था।
और साल 1991 में एक एक्ट लाया जाता है भारत सरकार द्वारा, इसे कहते हैं वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट में साफ साफ लिखा जाता है कि साल 1947 यानी आजादी के समय भारत में जितने भी अलग अलग रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर थे, यानी जो मंदिरें थी, जो मस्जिदें थी, जो गुरुद्वारे थे, वो ऐसे ही प्रिजर्व रखे जाएंगे, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, उन पर किसी का कब्जा नहीं होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात थी दोस्तों। वास्तव में सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने का ये एक्ट अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि उसी के 4 साल के बाद साल 1995 में इस वक्फ एक्ट 1954 को अमेंड किया जाता है और एक नया एक्ट बनाकर लाया जाता है जिसे वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं। इस एक्ट के अलग अलग सेक्शंस को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको वाकई बहुत कुछ समझने और जानने को मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि यहाँ बताया कुछ और जा रहा था और एक्चुअल में ऑन पेपर कराया कुछ और जा रहा था। सांप्रदायिकता के नाम पर किसी एक धर्म को जहां प्रमोट किया जा रहा था, वहीं बाकी के बहुसंख्यकों को किस तरह से दबाया गया था, ये सारी बातें इस एक्ट में पूरी की पूरी देखने को मिलती है। 50 पेजेस का एक्ट जिसमें 113 अलग अलग सेक्शंस हैं। इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल जो सेक्शंस थे वो थी सेक्शन 3। इस धारा में कहा गया था कि अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से संबंध लगती है, अगर वो सोचता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो भले ही चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, वो वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी अगर आप समय रहते सबूतों को नहीं पेश करते हैं। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि आपको अपने सबूत दिखाने पड़ेंगे कि ये जमीन आपकी है, लेकिन वक्फ बोर्ड को कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना ही चाहिए कि आप सक्षम नहीं है दिखाने के लिए जमीन आपकी है या नहीं। अगर आपकी जमीन नहीं है, उसमें कोई डाउट है, तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की मान ली जाएगी और इस डिसीजन के अगेंस्ट में आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट वक्फ बोर्ड की खुद की कोर्ट को बनाया गया जिसे ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड कोर्ट कहते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्ट की दूसरी धारा सेक्शन 85 में ये कहा जाता है कि अगर आप ट्रिब्यूनल कोर्ट को, यानी जो वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको समय रहते अपनी जमीन को खाली करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए किसी आम आदमी को जिसके पास ज्यादा जानकारी ना हो इस नियम और कानून के बारे में, ज्यादा उसको जानकारी ना हो कागजी कार्रवाई के बारे में कि कैसे किसी अपनी संपत्ति को साबित करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको समय रहते अपनी जमीन को खाली करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को ये पावर होगा खाली कराने का, यानी पावर ऑफ इवैक्यूएशन। इस ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में आप इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्ट के सेक्शन 40 में यह कहा गया कि जब भी वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करेगा तो उस दावे को सच साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड के दावे को झूठा साबित करने की जिम्मेदारी उस जमीन के मालिक की है। यानी ये सीधे सीधे दोस्तों अनलिमिटेड पावर को देना हुआ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बोर्ड को। अब भारत में तो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के ही हैं, ये बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर भरा कितने दिन ही लगाएंगे। एक तरफ विशाल मजबूत वक्फ बोर्ड खड़ा है जिसकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, दूसरी तरफ आम आदमी बेचारा जिसकी बीघे 2 बीघे की जमीन है, वो उसके पीछे कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। और जहां कोर्ट भी उनकी, मुवक्किल भी उनके, न्यायाधीश भी उनके, तो भला आम आदमी कहां जाएगा। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो अपने आप को कहते हैं कि ये दरअसल सेकुलर भारत का एक एक्ट है। कहां गया था ये सेकुलरिज्म जब किसी एक धर्म के बोर्ड को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि वो किसी भी की भी जमीन पर अपना दावा ठोके। एक तरफ साल 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया जहां ये कहा गया कि आजादी के समय भारत में जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको वैसे ही रखा जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ 1995 में वक्फ एक्ट में अनलिमिटेड पावर दे दी गई जो किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है। ये कहां का कानून है, ये कहां का न्याय है? देश जवाब चाहता है। दोस्तों सुनकर अजीब लगता है, दुनिया के किसी मुस्लिम देश में इस तरह का वक्फ बोर्ड का एक्ट नहीं है जो अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करे वक्फ बोर्ड को। आप चले जाइए टर्की, आप चले जाइए लीबिया, आप चले जाइए इराक, चले जाइए सीरिया, चले जाइए सऊदी अरब, चले जाइए लेबनान, चले जाइए जॉर्डन, किसी भी देश में आपको इस तरह का पावरफुल वक्फ एक्ट नहीं मिलेगा जो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देता है, उसे अपना बना लेता है। लेकिन हाँ, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में रहने वाली कुछ पुरानी सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं दोस्तों जहां पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया गया। दोस्तों साल 1954 में जब वक्फ बोर्ड कानून भारत में लाया गया था तो उस समय वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो सर्वे किया जाता था, उनकी जो देखरेख की जाती थी, उसका जो खर्चा होता था वो वक्फ बोर्ड खुद से उठाता था। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी उसके द्वारा जो पैसे
अर्न किए गए थे उन्हीं पैसों को खर्च किया जाता था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का सर्वे करने के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में एक नया अमेंडमेंट लाया जाता है इस वक्फ बोर्ड के कानून में, और उसमें लिख दिया जाता है कि अब से वक्फ बोर्ड जितने भी सर्वे करेगा उसका जो भी खर्चा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, वही स्टेट गवर्नमेंट जिसकी अर्निंग होती है भारत के अलग अलग समुदायों पर टैक्स लगाने से। जब अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अपने टैक्स का पैसा देते हैं स्कूलों को बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, लेकिन उन पैसों के ही कुछ हिस्से को काट कर वक्फ बोर्ड के उत्थान के लिए लगा दिया जाता है और पूरा देश चुपचाप देखता रहता है। दोस्तों, ये है भारत के सेकुलरिज्म की सच्चाई। दोस्तों, साल 1954 में जब वक्फ कानून लाया गया था उस समय उसके बोर्ड के जो मेंबर होते थे वो सांसद भी हुआ करते थे, विधायक भी हुआ करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी 2012 में इस वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग होंगे ये सभी के सभी मुस्लिम होंगे। दोस्तों, आजादी से लेकर साल 2009 तक वक्फ बोर्ड की अगर हम टोटल प्रॉपर्टी को देखें तो ये अराउंड 4 लाख एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 से 2024 आते आते ये प्रॉपर्टी लगभग दोगुना बढ़ गई। यानी वक्फ बोर्ड को 62 साल जहां एक तरफ लगे अपनी 4 लाख एकड़ की जमीन को फैलाने में, वहीं मात्र अगले 25 सालों में ही उसने अपनी संपत्ति को दुगुना कर दिया। अगर अभी की हम वक्फ प्रॉपर्टीज को देखें तो ये अराउंड देश में 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। और एक बार मैं फिर से बता दूं, आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में है। आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से अनलिमिटेड पावर्स को दिया गया था इसे अलग अलग एक्ट ला करके। किसी एक धर्म के, किसी एक रिलीजन के बोर्ड को इतना प्रमोट करना दोस्तों वास्तव में सेक्युलरिटी के लिए खतरा है। मैं किसी धर्म विशेष का विरोध तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद विचार कर देखिए, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा बगीचा है जहां हर धर्म के फूल खिले हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो। जब सबके समान अधिकार हैं तो किसी एक धर्म के बोर्ड को अनकंडीशनल अनलिमिटेड पावर देना भला कहां तक सही है? आपके क्या विचार हैं और क्या ये वक्फ बोर्ड कानून समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।